गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, आज बात करते हैं अपन जो आगे का जो टॉपिक है इसमें वाच कोर्सेज में जो धीरे धीरे अपन पढ़ रहे हैं उसी में आगे अध्ययन करते हैं। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो इससे प्रीवियस जो लेक्चर था, अपना वीडियो लेक्चर था, उसके अंदर अपन ने जो बातें करी थी, वो जो बात करी थी आपको पता होगा। तो अपन ने रंध्र की क्रियाविधि की, रंध्र की जो गति की जो क्रियाविधि थी, मेकिंग ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट की जो बात थी, रंध्र की गति की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया था। उसमें 3 जो परिकल्पनाएं थी वो अपन ने बात करी थी। ठीक है, जो पहली जो परिकल्पना होती है वो कौन सी थी आपको बता दूं मैं। जो स्टार जो आपके मंड जो और स्टार्ट जो हाइपोथेसिस थी, है ना, परिकल्पना थी, जो जेडी सायरन थी। उसके बाद स्टीवर्ट की परिकल्पना थी। और उसके बाद तीसरी जो परिकल्पना थी वो थी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण जो सिद्धांत था वो था। अब जो आगे की जो बात कर रहे हैं बच्चों, आज जो अपन बात करें वाष्पोत्सर्जन के अंदर जो अपना अध्याय चल रहा है, ठीक है, जो अपना अध्याय चल रहा है वो है 7 नंबर का, और उसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन की बात अपन कर रहे हैं। तो आज के जो वीडियो लेक्चर की बात करें तो आज का वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन बात करेंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो है विषय है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश बात है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है बच्चों, जो वाष्पोत्सर्जन है वो अनेक कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। उनमें से जो अपन मुख्य रूप से बात करें तो उनको 2 शीर्षक जो होते हैं में बांटा गया है। एक तो होता है बाह्य कारक और एक होता है आंतरिक कारक। ठीक है, 2 श्रेणी में उनको बांटा गया है ना, फैक्टरों को। तो इसमें तो बाह्य कारक जिनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आंतरिक कारक। दूसरे दो शीर्षक आंतरिक कारक, इसमें इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं बच्चों? बाह्य कारक है और आंतरिक कारक है। ठीक है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक है। कौन कौन से? बाह्य कारक और आंतरिक कारक की बात करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से? बाह्य कारक, जो मतलब एक्सटर्नल, जो एनवायरनमेंट के पर्यावरणीय कारक होंगे। और दूसरे आंतरिक कारक होंगे जो पत्ती की संरचना संबंधित होंगे। ठीक है, तो इसमें जो बाह्य कारक कौन कौन से, पहले तो अपन ये बात करते हैं, फिर अपन इनके बारे में 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाह्य कारक कौन कौन से? देखो बच्चों, बाह्य कारक में जो पहला है कारक आता है वो आता है प्रकाश। लाइट। दूसरा जो कारक आता है बच्चों, बाह्य कारक, बाह्य प्रकाश बाह्य कारक है। दूसरा जो कारक आता है वो आता है वायु। दूसरा आता है वायु, इसको एयर। ठीक है, तीसरा जो कारक आता है वो आता है आपके, तीसरा जो कारक आता है बच्चों वो कौन सा कारक आता है आपके, है ना, जो प्राप्य मृदा जो जल की मात्रा है ना। अपन बात करते हैं मिट्टी में जो प्राप्य जल की मात्रा है, मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। ठीक है, और जो चौथा जो कारक है, ठीक है, तो चौथा जो कारक आता है वो आता है तापमान। तो ये कि सारे के सारे क्या है? तापमान, है, अवेलेबल सोइल वाटर, और ये टेम्परेचर।
आप ऐसे कैसे, पहले तो फैक्टर के नाम याद करो, क्योंकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले आपको फैक्टर के नाम याद होने चाहिए, है ना। पहले आपको फैक्टर्स के नाम है वो याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए किस प्रकार से हैं। तो देखो इसमें पहला आता है बाह्य कारक। बाह्य कारक के अंदर कौन कौन सा है? प्रकाश है, ठीक है, लाइट है, और दूसरा वायु है, एयर है, तीसरा मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा है, और चौथा तापमान है, ठीक है, मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। ये तो हो गया आपको बाह्य कारक। मान लो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले चारों फैक्टरों के नाम आपको याद होने चाहिए, बाह्य कारक उनके नाम याद होने चाहिए। आंतरिक कारक की बात करें, ठीक है, तो आंतरिक कार्य की बात करें तो अपन बात कर सकते हैं जैसे पत्ती की जो संरचना होती है, मूल प्रो अनुपात होता है, और पत्ती का दिक् विन्यास होता है, इनके बारे में। तो देखो आंतरिक कार्य कौन कौन से हैं, ये देखो, पत्ती की आंतरिक संरचना, ठीक है, पत्ती की आंतरिक संरचना, पत्ती की जो आंतरिक कार्य की बात करें तो, है ना, पत्ती की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, जैसे डायरेक्ट लिख सकते हो, या पत्ती की संरचना भी लिख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की किस प्रकार की संरचना है ना। दूसरा आता है, दूसरा जो आता है मूल प्रो अनुपात, मूल प्रो है अनुपात, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रूट शूट रेशियो, ठीक है, रूट शूट रेशियो, ठीक है, जो होगा वो हो गया, ठीक है। और तीसरा जो कारक आता है इसके अंदर पत्ती का द्विक विन्यास, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ, लीफ ओरिएंटेशन, है ना। देखो क्या होता है, अपन बात करेंगे पत्ती का दिक् विन्यास, ठीक है, तो बोलते हैं लीफ ओरिएंटेशन, ठीक है। ये कारक है, देखो ये अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको जैसे पत्ती की संरचना डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पत्ती की संरचना, ठीक है, संरचना किस प्रकार की है। तो ये जो कारक है ये है आंतरिक कारक है, सारे के सारे जो संरचना संबंधित होते हैं, ठीक है, पत्ती के आंतरिक कारक है, इंटरनल फैक्टर्स है, और ये बाह्य कारक। एक बार देखो सारे के सारे आपको कारक जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले इस प्रकार से। अब इनमें कुछ नहीं है, अब इनमें ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। अब क्या क्या होता है, किस प्रकार से अपन थ्योरेटिकल डिस्कस करना है, लेकिन ये कारकों के नाम आपको याद होने चाहिए। वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो हम दो शीर्षक भागों में विभाजित किया है। पहले तो बाह्य कारक होते हैं, ठीक है, बाह्य कारकों एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। फिर बात करते हैं आंतरिक कारक होते हैं, ठीक है, आंतरिक कारक होते हैं, बाह्य कारक, आंतरिक कारक, दो शीर्षकों में विभाजित किया है कारकों को। पहले बाह्य कारक और आंतरिक, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, एक्सटर्नल जो क्या होता है, जो वातावरणीय कारक हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल के अंदर से प्रकाश है, वायु है, मिट्टी के में प्राप्य जल की मात्रा, अवेलेबल सॉइल वाटर, और चौथा हो गया आपके तापमान है। इसी प्रकार से आंतरिक कारकों की बात करें तो आंतरिक कारक पत्ती की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, मूल प्रो अनुपात है, और पत्ती का द्विक विन्यास है, ओरिएंटेशन ऑफ द लीफ है। तो इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। बाह्य कारक होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। बाह्य कारक जो होते हैं किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो बाह्य कारकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे बाह्य कारक, ठीक है। बाह्य कारक क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर। बाह्य कारकों की बात करें बच्चों, तो बाह्य कारक जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं किस प्रकार से, सबसे पहले अपने बात की प्रकाश की बात की, सबसे पहले प्रकाश की बात करते हैं, ठीक है, लाइट की बात करते हैं, प्रकाश, LIGHT, लाइट, ठीक है। ये क्या होता है, प्रकाश जो होता है बच्चों वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसको प्रभावित करता है। और प्रकाश जो होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो
दोनों रूप से जो होता है प्रकाश जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पोषण की दर होती है, जो वाष्पोषण की क्रिया होती है उसको प्रभावित करता है। कैसे करता है देखो, बात करें कि प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, प्रकाश जो है, प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएंगे, रंध्र खुल जाएंगे। रंध्र की उपस्थिति की बात करें तो रंध्र जो है प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं। कैसे, अपन मैकेनिज्म पढ़ के आए, दिन के अंदर प्रकाश होता है, रंध्र खुल जाते हैं, रात्रि में बंद हो जाते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो गया, रंध्र खुल गए, है ना। प्रकाश की उपस्थिति होगी तो प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मतलब प्रकाश है प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो क्या होगा, रंध्र खुल गए, और रंध्र खुल गए तो क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से बात करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो, प्रकाश से क्या बढ़ेगा, प्रकाश जो होगा, प्रकाश है इसका मतलब है प्रकाश की तीव्रता है, तीव्रता से क्या हो, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा। देखो, तो ये हो गया ना, मैंने क्या कहा कि प्रकाश की उपस्थिति की बात करें तो पहला फैक्टर जो प्रकाश है, तो प्रकाश की उपस्थिति की बात करें, प्रकाश की उपस्थिति में डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से तो क्या प्रकाश है, प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष रूप से आपको पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र खुल जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाएगी, पहली बार। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से बात करें, प्रकाश का जो सेकेंडरी फैक्टर है, द्वितीयक प्रभाव क्या होता है, प्रकाश ज्यादा होगा तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाएगी। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन दर को जो प्रकाश होता है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात करें, दूसरा था वायु। ठीक है, एयर। दूसरी बात करें वायु। ठीक है, वायु की बात करें तो वायु क्या करती है बच्चों, देखो वायु क्या करती है, वायु की उपस्थिति की बात करें, अब दिख रहा होगा आपको, थोड़ा लाइट आ रही है तो अब देखो, वायु लिखा है मैंने, एयर, यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो अपना है यहाँ पे मैंने लिखा है वायु। तो वायु की उपस्थिति के अंदर क्या करते हैं, वायु जो होती है, देखो मान लो ये प्लांट है, ये पत्ती है, ये पत्तियां हैं। ठीक है, अब क्या होती है, तिर वायु जो चलती है, ठीक है, ये पत्तियां हैं, रंध्र है इसके ऊपर, इस प्रकार से अपन दिखा देते हैं। कब तिर वायु चलती है तो यहाँ पर जो आर्द्र वायु होती है, ठीक है, आर्द्र वायु होगी, ठीक है, आर्द्र या नम वायु होगी। ठीक है, मान लो इसके वाष्पोत्सर्जन से ये यहाँ पे जो वायु है नम होगी, जैसे कपड़े सूखते हैं ना, वही प्रभाव यहाँ पे लगता है। ठीक है, ये वाष्पोत्सर्जन हुआ, वाष्पोत्सर्जन ये जो है, ये एयर क्या होगी, नम होगी, आर्द्र होगी, आर्द्र यह क्या होगी, नम होगी। ठीक है, अब क्या होगी, तिर वायु चलेगी, तो तिर वायु चलेगी तो क्या होगी, जब वायु तिर वायु चलेगी तो क्या हो जाएगी, आर्द्र वायु होगी, यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, आर्द्र वायु होगी, यहाँ से हट जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, शुष्क वायु होगी, और शुष्क वायु आ गई, बिल्कुल यहाँ शुष्क आ गई, तो अब क्या वापस ये जो इससे पानी निकल के यहाँ पे आएगा। ठीक है, वापस वाष्पोत्सर्जन दर जो बढ़ जाएगी। शुष्क वायु में वाष्पोत्सर्जन दर ज्यादा होती है, आपको पता है कि बिल्कुल ड्राई एयर रहेगी, बिल्कुल सूखी रहेगी, नमी रहती है हवा के अंदर, तो वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है। ठीक है, और जब बिल्कुल शुष्क हो जाती है, ठीक है, हवा जो होती है बिल्कुल शुष्क हो जाती है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होती है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगी, तेज हवा चलेगी, ये हवा है, ठीक है, हवा चल रही है, तो इसको जो यहाँ आसपास जो पत्तियों के पास जो नम वायु थी उसको हटा दिया, आर्द्र वायु थी उसको हटा दिया, इससे क्या होती है, शुष्क वायु आ जाएगी, शुष्क वायु जो वाष्पोत्सर्जन दर जो कि बढ़ जाएगी। इस प्रकार से दूसरा फैक्टर है, तो ये भी क्या होती है कि वाष्पोत्सर्जन दर को इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर हो गया, ये वायु क्या कहती है, आर्द्र वायु या नम वायु, आर्द्र वायु नम वायु को हटाकर शुष्क वायु आती है, उससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है।
ठीक है, वाष्पोषण बढ़ता है। ये तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर आता है आपके मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा। ठीक है, तीसरा मिट्टी में प्राप्य जल की मात्रा, अवेलेबल सॉइल वाटर। अवेलेबल सॉइल वाटर, ठीक है, अवेलेबल सॉइल वाटर। अवेलेबल सॉइल वाटर, अब क्या होता है देखो, अवेलेबल सॉइल वाटर की बात करें तो मान लो ये कोई पौधा है, ठीक है, ये वो कोई पादप है, ये सोइल है, और यदि इसके अंदर वाटर अवेलेबल ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो ज़्यादा अवशोषण होगा जल का, और ज़्यादा अवशोषण होगा, ज़्यादा रसारोहण होगा, ज़्यादा रसायन होगा, ज़्यादा पत्तियों तक पहुंचेगा, और यदि तापमान बाहर ज़्यादा रहा तो वाष्प दर बढ़ेगी। यदि इसके अंदर वाटर है ही नहीं, यदि मृदा के अंदर जो प्राप्य जल है उसकी मात्रा कम है ही नहीं, तो उड़ने के लिए पानी कहाँ से आएगा। ठीक है, तो यदि मृदा के अंदर जो प्राप्य जल है, इस मृदा के अंदर बात करते हैं, इसके अंदर जल है वो कम है, ठीक है, कम है जल, तो वाष्पोषण दर कम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अवेलेबल वाटर ही नहीं है। ठीक है, यदि प्राप्य जल की मात्रा कम है, तो यदि मृदा में प्राप्य जल की मात्रा कम है तो वाष्पोषण दर कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल वाटर ही नहीं है, खींची कहाँ से, पानी उड़ेगा कहाँ से। ठीक है, तो मृदा के अंदर जो प्राप्य जल की मात्रा होती है वो भी इसको प्रभावित करती है वाष्पोषण दर को, और यदि मृदा के अंदर जो प्राप्य जल की जो मात्रा है वो यदि कम है तो वाष्पोषण दर कम होगी। ये था अपना तीसरा फैक्टर। उसके बाद जो आता है चौथा फैक्टर आता है, वो आता है आपके तापमान। तापमान आपको पता ही है, जो अपन बात करते हैं, तापमान क्या करता है, तापमान क्या, वाष्पोषण, तापमान क्या करे, वाष्पोषण दर को बढ़ जाती है ना। इससे क्या होती है, जो आर्द्र वायु होती है वो जो हट जाती है, आर्द्र वायु होती है वो किसमें कम हो जाती है। बात करते आर्द्रता होगी, आर्द्रता मतलब क्या होगी कि जैसे तापमान ज़्यादा है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, सनलाइट आ रही है इससे, ठीक है, ये सनलाइट आ रही है, तो इसके पास जो आर्द्रता होगी, मतलब जो नमी होगी वो हट जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, आर्द्रता हटाती है। तापमान अधिक होगा तो आर्द्रता कम हो जाएगी। अब जैसे मई जून के अंदर कोई नमी थोड़ी रहती है, मई जून के अंदर जितना टेम्परेचर था, जितनी ज़्यादा मतलब तापमान रहता है, जो आप बात करें 40-45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है मई जून में, तो वहाँ पर आपको ऐसे लगता है कि हवा के अंदर आर्द्रता, लूहें चलती है, सूखी हवा चलती है, तो क्या होती है, आर्द्रता जितना ज़्यादा तापमान होगा आर्द्रता कम हो जाए। सूखी हवाएं होगी या शुष्क हवा होगी तो शुष्क हवा में वाष्प दर बढ़ेगी। तो तापमान जो होता है, तापमान क्या होती है, जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है उसको कम कर देता है। ठीक है, और कम कर देगा उसमें क्या, वाष्प दर जो होगी वो बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल इजी फैक्टर थे, चार जो अपने फैक्टर डिस्कस किए हैं ये थे अपने बाह्य कारक या एक्सटर्नल जो फैक्टर थे उनके बारे में डिस्कस किया है। अब बच्चों बात करते हैं आंतरिक कारकों के बारे में। अब बात करते हैं आंतरिक कारकों के बारे में बात करते हैं। दूसरे जो कारक हैं वो आते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक, ठीक है, इंटरनल फैक्टर, ठीक है, आंतरिक कारक। इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं। आंतरिक कारक की बात करें, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पत्ती की संरचना। पहला पॉइंट आता है वो आता है पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना, ठीक, लीफ स्ट्रक्चर। वाष्पोषण दर को जो होता है, जो पत्ती की संरचना होती है वो मुख्य रूप से प्रभावित करती है। यदि आंतरिक कारकों के बारे में बात करें तो संरचना होती है, प्रभावित करती है। शुष्क जलवायु में जैसे बात करते हैं, जो मरुद्भिद प्रकार के पादप होते हैं, आपको पता ही है, तो शुष्क जलवायु में मान लो कोई पौधा पाया जाता है तो उसके अंदर से अपन बात करते हैं, कैक्टस की बात करते हैं, नागफनी की बात करते हैं, ठीक है, जो
तो लेकिन हालांकि मैंने इस प्रकार से एक लीफ को इस प्रकार से दिखाया, लेकिन शुष्क वायु के अंदर जो पत्तियां पाई जाती है तो उसके अंदर क्या होती है, बाह्य त्वचा पाई जाती है, या उसको उपत्वचा बोलते हैं। तो किससे बनी होती है, क्यूटिकल से बनी होती है, जो क्या होती है, जल के लिए अपारगम होती है, जल का हानि को रोकती है बाह्य ना। तो त्वचा की पत्ती की संरचना की बात कर रहे हैं, तो इसके वाष्पोषण कम हो जाएगा। इससे ये होता है क्यों, इसलिए होता है कि जो मरुद्भी जो पादप है क्यूटिकल से बनी होती है, इससे वाष्पोत्सर्जन होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। और ये होता है इस प्रकार से, ये जो क्यूटिकल का बाह्य त्वचा जो पाई जाती है, बाह्य जो त्वचा पाई जाती है, ये इसीलिए पाई जाती है क्योंकि जो मरुद्भिद या शुष्क वातावरण में जो पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे जल होती नहीं है, प्राप्य मृदा जल है बहुत ही कम होता है, तो वाटर लॉस हो जाएगा, जीगा कैसे। ठीक है, तो उनका जो जीवदरी होता है आपको पता है संघन प्रकार का, जैसे अपन नागफनी की बात करते हैं, उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है अपन देखा होगा तो संघन प्रकार का होता है। और ये जो त्वचा होती है उसके ऊपर क्यूटिकल मोम और वैक्स का जो आवरण पाया जाता है, इससे क्या होता है, जल के लिए अपारगम, जल की हानि ना हो, क्योंकि तापमान भी अधिक रहेगा तो इसलिए जल की हानि नहीं हो। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो भी निगमन प्रकार के, संकीर्ण प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं, संकीर्ण प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको निमग्न या बोलते हैं ना, निमग्न प्रकार के स्टोमेटा बोलते हैं, संकीर्ण प्रकार के, निमग्न प्रकार के, संकीर्ण प्रकार के स्टोमेटा मतलब ये होते हैं जो अंदर धसे हुए पाते हैं। आपको पता ही है मरुद्भिद पादपों के जो रंध्र होते हैं वो संकीर्ण प्रकार के होते हैं, निमग्न प्रकार के होते हैं, मतलब अंदर धसे हुए रहते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, जल की हानि होती है वो कम होती है। इस प्रकार का जो ये पाई जाती है, इससे क्या होती है, वाष्पोषण की जो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी होती है तो वो कम होती है, वाष्प दर होती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की यदि ये संरचना होती है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है आपके मूल प्रो अनुपात। जो दूसरा कारक था वो कौन सा था अपना, दूसरा जो आंतरिक जो फैक्टर था, दूसरा जो आंतरिक फैक्टर की बात करें तो इसमें आता है मूल प्रो है अनुपात। ठीक है, मूल प्रो है अनुपात, इसको बोलते हैं रूट रेशियो। मूल प्रो है अनुपात, रूट रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा मूल प्रो अनुपात होगा, है ना, जितना ज्यादा मूल और प्रो का अनुपात होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों, इसमें जो बात करें तो इसमें जितना ज्यादा वाष्पोषण होगा, मतलब जितनी ज्यादा जड़ें होगी, जितनी ज्यादा प्रो होगी उतनी ज्यादा वाष्पोषण होगा, जितना ही ये अनुपात, मतलब जितनी ज्यादा जड़ें होगी नीचे, ठीक है, जितना ज्यादा वाटर का अवशोषण होगा उतनी ज्यादा, मान लो शाखाएं होगी ऊपर, उतनी ज्यादा शाखाएं होगी तो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इसमें वाष्पोषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रो है, ऊपर वाले तो क्या हो जाएगा प्रो, और ये मूल। यदि मूल प्रो का जो अनुपात की बात करते हैं तो मूल प्रो का अनुपात ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वाष्पोषण की दर होगी वो अधिक होगी। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों, तीसरा जो फैक्टर आता है इसके अंदर बहुत ही समझने वाला है, पत्ती का द्विविन्यास। इसको बोलते हैं लीफ ओरिएंटेशन। लीफ ओरिएंटेशन, पत्ती का दिक्विन्यास से मतलब क्या है कि पत्ती के ऊपर जो प्रकाश आपतित हो रहा है वो किस एंगल पे हो रहा है, किस कोण पे हो रहा है। मान लो जैसे ये पत्ती है, ठीक है, ये मान लो ये पत्ती है, लीफ है, ठीक है, यदि इसके ऊपर जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश है, सन है, ये सन है, ये प्रकाश आ रहा है तो इसके ऊपर समकोण के ऊपर आ रहा है। ठीक है, देखो 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है। ठीक है, कितने डिग्री एंगल पे आ रहा है, 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है, कितने 90 डिग्री में, तो क्या होगा, सीधा प्रकाश होगा। जैसे अपन बात करें तो इस प्रकार से देखो कि जैसे मान लो ये है पत्ती है तो प्रकाश से सीधा आ रहा है, तो इस पर मतलब पूरी सरफेस होगी वो प्रकाश की संपर्क में रहेगी। जैसे ऐसे है तो प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसे क्या वाष्पोषण दर होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, और यदि प्रकाश मान लो, देखो अब इसमें तो इस डायग्राम में तो नहीं दिखा पाएंगे, इसमें देखो ये अब प्रकाश मान लो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसके समांतर आ रहा है प्रकाश, इसके समांतर आ रहा है। ये पत्ती है, ये पत्ती है, देखो ये पत्ती है, मान लो ये पत्ती है, तो इसके अब मान लो प्रकाश तो इसके समांतर आ रहा है, समांतर मतलब ऐसे ऊपर से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसकी जो सरफेस होती है बहुत ही कम होती है जो इसके संपर्क में होगी, तो ऐसे प्रकाश आ रहा है, तो इस पत्ती का जो संपर्क स्थल होगा प्रकाश के वो बहुत ही कम होगा, वाष्पोषण कम होगी, समांतर आ रहा है प्रकाश। और जो पहले क्या था, इस प्रकार समकोण पे आ रहा, देखो पूरी सरफेस थी वो इसके इस प्रकार से, इस प्रकार से पूरी सरफेस थी वो इसके संपर्क में थी। ठीक है, देखो पूरी सरफेस पे डायरेक्ट इस प्रकार से प्रकाश आ रहा है सामने से, इस प्रकार से, तो क्या
जो ये होगी सतह होगी, इससे क्या प्रकाश का जो ज़्यादा संपर्क रहेगा और इसके वाष्प दर ज़्यादा होगी। और यदि इसके समांतर में ऐसे आएगा प्रकाश, ठीक है, या ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे जा रहा है प्रकाश, ये पत्ती है और प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसके समांतर आ रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो क्या हो जाएगी, जो प्रकाश के द्वारा जो इसमें वाष्प की जो दर होगी वो कम होगी, ठीक है, समांतर में। और यदि समकोण में होगी तो प्रकाश के द्वारा जो वाष्प दर होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से दिक् विन्यास भी होता है जो ये भी इसको प्रभावित करता है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपन जो बातें करी है वो वाष्प को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करी है, जो बिल्कुल ईजी है और अपन ने सारी डिस्कस की है। आपको ऐसे कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। और आगे की जो कक्षा में बात करेंगे हम वाष्प जो महत्व और बिंदु स्त्राव के बारे में बात करेंगे जो इसमें बचे हैं। और फिर अपन जो आगे का यूनिट हो या चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है।